हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब एक खोज में। तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा कि 27 तारीख को एग्ज़ाम है और आज 24 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो बीच में केवल 25 और 26 दो ही दिन का गैप है, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। तो देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे, तो हमारा है हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1870 टू 1945। यूरोप का इतिहास 1870 से लेकर 1945। अगर आप डीयू के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब्जेक्ट 6 सेमेस्टर में देखने को ज़रूर मिलता है। तो देखियो, हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें एग्ज़ाम में 9 या 10 सीजीपी स्कोर नहीं करनी है। हमें केवल और केवल एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स गेन करने हैं। हमें बस इतने मार्क्स आ जाने चाहिए कि हमें कोई पास होने से ना रोक सके। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है। ये वीडियो वन शॉट रहने वाली है, हम देखते हैं कि कितनी लंबी बनती है। ठीक है, तो ये वीडियो वन शॉट रहने वाली है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो को देख लेते हैं ढंग से, देखने के बाद आपको पीडीएफ मिलेगी डिस्क्रिप्शन से, आप उसे एक बार रीड कर लेते हैं तो आप, अगर आपको बेहतरीन लिखना आता है आप, ठीक है, तो आपके बहुत बेहतरीन नंबर आ सकते हैं, आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोपीय अर्थव्यवस्था में आए प्रमुख परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, साथ ही इन परिवर्तनों के सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों पर प्रकाश डालिए। तो देखो, पहला क्वेश्चन ही है हमारा कि 19वीं सदी में जो यूरोपीय अर्थव्यवस्था थी उसमें क्या क्या परिवर्तन आए। ठीक है, उनके क्या क्या उनका प्रभाव हुआ, सामाजिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव, तो इसे हम देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो, दूसरी औद्योगिक क्रांति, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, 1870 टू 1914। देखो, दूसरी औद्योगिक क्रांति ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। यह समय नई तकनीकियों, नए उद्योगों और बड़े पैमाने पर उत्पादन का था। यह औद्योगिकरण का दूसरा चरण था जो यूरोपीय देशों की सामाजिक और आर्थिक संरचना में गहरे बदलाव लेकर आया। तो देखिए कि औद्योगिकरण शब्द का मतलब क्या होता है। औद्योगिकरण का मतलब है जब किसी क्षेत्र में मशीनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगे, कुछ न कुछ नई नई तकनीकें आने लगे, तो उसे ही कहा जाता है औद्योगिकरण। ठीक है, तो ये हमारा यूरोप में द्वितीय औद्योगिकरण था, तो उसे कहा जाता है दूसरा औद्योगिकरण क्रांति। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे पहला पॉइंट है हमारा स्टील उद्योग का विस्तार। देखो, मैंने इधर डेट भी मेंशन करी है, अगर आप एग्जाम में डेट्स लिख के चलते हैं, अगर आपको याद हो सकती है तो आप ये देख लीजिए एक बार। ठीक है, इनसे लिखते हैं तो टीचर को एक अच्छा इंप्रेशन जाता है और आपके मार्क्स थोड़े से अच्छे आते हैं। देखो, स्टील उद्योग का विस्तार, बेसमर प्रक्रिया। देखो, उस टाइम पे क्या है कि स्टील का उत्पादन करने के लिए एक नई प्रक्रिया का विकास हुआ था जिसे हम कहते हैं बेसमर प्रक्रिया का विकास हुआ, जिससे स्टील के उत्पादन में क्रांति आई। यह प्रक्रिया स्टील को सस्ता और तेजी से उत्पादन करने की विधि थी। उदाहरण हम दे देंगे, हेनरी बेसमर ने 1856 में इस प्रक्रिया का आविष्कार किया, जिससे यूरोप में स्टील उत्पादन में वृद्धि हुई और निर्माण, रेलवे और मशीनों के लिए अधिक स्टील उपलब्ध हुआ। देखिए, हम सभी जानते हैं कि रेलवे और जितने भी कारखाने होते हैं, ठीक है, उन सभी में हमारे स्टील का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। तो स्टील का उस टाइम पे विकास हुआ था। ठीक है, ये भी हमारा उसी का पॉइंट है, दूसरी औद्योगिक क्रांति का। फिर दूसरा है पॉइंट है हमारा विद्युत ऊर्जा का विकास। देखो, विद्युत ऊर्जा, हमारा विद्युत का मतलब ही होता है बिजली। ठीक है, देखो, थॉमस एडिसन, आपने थॉमस एडिसन का नाम ज़रूर सुना होगा कि बल्ब का आविष्कार किया था उन्होंने, बल्ब का। देखो, 1879 में ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था, जिसने औद्योगिक उत्पादन को न केवल तेज किया बल्कि दुनिया भर में बिजली के उपयोग को भी बढ़ावा दिया। देखिए, ये समझने की चीज़ ये है कि उस दौरान क्या होता था, जो भी उत्पादन होता था ना, जो मजदूर काम करते थे वो केवल और केवल दिन में काम किया करते थे। लेकिन जब थॉमस एडिसन ने 1879 में जब उसका आविष्कार किया बल्ब का, तो उत्पादन दुगना हो गया। दुगना क्यों हो गया? बल्ब से अब रात में उजाला रहने लगा और अब क्या है, मजदूर अब रात में भी काम कर सकते थे, रात में भी उत्पादन हो सकता था, तो इससे बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। निकोलस टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट प्रणाली का विकास किया। ठीक है, एसी करंट उसे बोलते हैं, जिससे विद्युत की आपूर्ति और अधिक प्रभावी हो गई। ठीक है, देखो, तीसरा पॉइंट है हमारा
तेल और गैस उद्योग, देखो तेल और गैस उद्योगों का विकास हुआ, खासकर ऑटोमोबाइल, मशीनरी, और जॉन डी रॉकफेलर ने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी की स्थापना की और तेल उद्योग में एकाधिकार स्थापित हुआ। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या देखा, बिजली का आविष्कार हुआ, बल्ब का हुआ, ठीक है, स्टील का, और तेल का भी बहुत ज़्यादा मतलब उत्पादन होने लगा, मतलब कि इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। फिर आती है हमारी नई व्यापार प्रथाएं। देखो वित्तीय पूंजी का उदय, वित्तीय पूंजी, फाइनेंशियल कैपिटल का उदय, जिसमें बैंक और वित्तीय संस्थाएं बड़े पैमाने पर उद्योगों में निवेश करने लगी। देखो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो हमारे बैंक थे ना बड़े बड़े, वो क्या करने लगे थे, जो उद्योग थे उनमें निवेश करने लगे थे। अगर निवेश करेंगे तो क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, विकास होगा। देखो जेपी मोर्गन, जॉन पियरे मोर्गन जैसे व्यापारी इस दौर में प्रमुख थे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और पूंजी के प्रवाह को नियंत्रित किया। देखो दूसरा पॉइंट है हमारा कि कॉरपोरेट संस्कृति और बड़े कारखाने। देखो कॉरपोरेट संस्कृति और बड़े कारखाने, बड़े पैमाने पर उत्पादन और कॉरपोरेट संस्कृति का विकास हुआ। देखो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट संस्कृति का विकास हुआ, मोनोपोली और कार्टेल का गठन हुआ, जिससे उद्योगों में एकाधिकार और प्रतिस्पर्धा का नियंत्रण हुआ। देखो उदाहरण है हमारे कोटेल जैसे जर्मन रंगमंच कार्टेल ने रासायनिक उत्पादकों के उत्पादन को नियंत्रित किया। देखो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां थी। देखो अब कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने लगी, जिससे पूंजी जुटाने के नए नए तरीके विकास हुए। इसके तहत कंपनियों के शेयर जनता को बेचे जाते थे। देखो उदाहरण है हमारा ब्रिटिश कंपनी, जो जर्मन बैंक्स ने पब्लिक लिमिटेड कंपनियां स्थापित की, जिससे पूंजी का अधिकतम उपयोग हुआ। देखो नए उपभोक्ता के पैटर्न, अभी हमने व्यापारी के पैटर्न देखे, अब हम देख लेते हैं उपभोक्ता के पैटर्न। देखो उपभोक्ता कौन होता है, उपभोक्ता होता है जो सामान को इस्तेमाल करता है, उपभोग करता है। तो उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता, बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती और अधिक मात्रा में उपलब्ध हो गई, जैसे वस्त्र, घरेलू सामान और अन्य उपभोक्ता उत्पादों की आपूर्ति बढ़ी। देखो क्या हो रहा था कि उत्पादन बढ़ रहा है तो रोजगार बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है तो लोगों की आय बढ़ रही है, अगर आय बढ़ रही है तो लोग जाहिर सी बात है सामान ज़्यादा खरीदेंगे, उनकी जो मांग होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे उदाहरण है मास प्रोडक्शन की प्रक्रिया, जैसे हेनरी फोर्ड द्वारा ऑटोमोबाइल का बड़े पैमाने पर उत्पादन, जिससे उपभोक्ता को सामान सस्ता और आसानी से मिलना शुरू हुआ। देखो मास प्रोडक्शन का मतलब होता है बहुत बड़े स्तर पर प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, हेनरी फोर्ड ने मास प्रोडक्शन की प्रणाली को बढ़ावा दिया, जो उत्पादन को अधिक कुशल बनाती थी। इससे वस्त्र, कारें और अन्य उपभोक्ता सामान सस्ते हो गए। उदाहरण है हमारी फोर्ड कंपनी ने अपनी मॉडल टी कार का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया, जिससे यह मध्यम वर्ग के लिए भी सस्ती हो गई। देखो विज्ञापन और विपणन रणनीतियाँ, विज्ञापन और विपणन की नई तकनीकें जैसे प्रिंट मीडिया और टीवी विज्ञापन, हालांकि टीवी बाद में आया, ने उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित किया। देखो उसी टाइम पे हमारे देखो विज्ञापन होने लगे थे। ठीक है, प्रिंट मीडिया और ये टीवी विज्ञापन, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे प्रचलित होने लग गई थी यूरोप में। ठीक है, उदाहरण जैसे पेप्सी, जो आज हम पेप्सी पीते हैं ना, और कोका कोला, वो सारी उसी टाइम के ब्रांड्स हैं। ठीक है, ब्रांड्स ने विज्ञापन का उपयोग करके उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। तो हम निष्कर्ष देख लेते हैं कि दूसरी औद्योगिक क्रांति यूरोप के औद्योगिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे में गहरे बदलावों का कारण बनी। इसने न केवल उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाया, बल्कि नई तकनीकों और व्यापार प्रथाओं के साथ साथ कार्य भी किया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन था हमारा, इसमें हमने सिर्फ एक ओवरव्यू लिया है कि उस टाइम पे हो क्या रहा था। अब हम मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कि द्वितीय औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारणों एवं विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। देखो अभी जो हमने पहला क्वेश्चन देखा, उसमें हमने केवल और केवल पूरी जो यूनिट है, वो सिलेबस आपका है, उसका हमने ओवरव्यू लिया है। ठीक है, हमने देखा कि क्या क्या पढ़ेंगे हम, तो उसी में अब हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि द्वितीय औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण और विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। तो देखते हैं इसका आंसर। देखो 1883 का आर्थिक संकट,
1873 का आर्थिक संकट जिसे लॉन्ग डिप्रेशन कहा जाता है, यूरोप और अमेरिका दोनों को गहरे आर्थिक संकट में ढकेलने वाला एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह संकट मुख्य रूप से बैंकिंग संकट और वित्तीय अस्थिरता के कारण हुआ, जैसा इसका प्रभाव कई वर्षों तक रहा। इस संकट ने औद्योगिकरण के लिए आवश्यक पूंजी के प्रभाव को रोक दिया और आर्थिक मंदी का कारण बना। देखो आर्थिक मंदी के कारण क्या है, देखो यार सॉरी ये गलत हो गया, इधर है ना आर्थिक मंदी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि आर्थिक मंदी क्यों हुई थी, ठीक है, ये पहला ही क्वेश्चन था जो हमने करा था, आर्थिक मंदी, मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। हाँ देखो दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को, कोई नहीं, कि 1873 का आर्थिक संकट जिसे लॉन्ग डिप्रेशन कहा जाता है, यूरोप और अमेरिका दोनों को गहरे और आर्थिक संकट में ढकेलने वाला एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह संकट मुख्य रूप से बैंकिंग संकट और वित्तीय अस्थिरता के कारण हुआ और इसका प्रभाव कई वर्षों तक रहा। इस संकट ने औद्योगिकरण के लिए आवश्यक पूंजी के प्रभाव को रोक दिया और आर्थिक मंदी का कारण बना। देखो आर्थिक मंदी के कारण क्या है, तो आर्थिक मंदी के रीजन फॉर द डिप्रेशन, देखो रेलवे बबल का फूटना। 1870 के दशक में यूरोप और अमेरिका में रेलवे का विस्तार तेजी से हुआ। बहुत सी कंपनियां रेलवे निर्माण में निवेश कर रही थी। हालांकि रेलवे कंपनियों द्वारा ली गई भारी कर्ज के कारण जब रेलवे उद्योग ने उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं दिया तो एक बड़ा फाइनेंशियल क्रैश हुआ। इसका मतलब है कि उस टाइम पे जितना भी पैसा था, उस टाइम की जितने भी पूंजीपति लोग थे, ठीक है, उन्होंने सारा पैसा रेलवे में लगा दिया, लेकिन जितनी उनकी आस थी कि हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो आर्थिक संकट आ गया था। उदाहरण है हमारा फिलाडेल्फिया और रीडिंग रेलवे ने बड़े कर्ज लिए थे जो बाद में चुकता नहीं हो सके और इसने पूरे उद्योगों को प्रभावित किया। साझा बाजारों में अस्थिरता, देखो 1873 में बर्लिन और वाशिंगटन में शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई, निवेशकों को भारी नुकसान हुआ और आर्थिक स्थिरता फैली। उदाहरण है पार्लियामेंट और अमेरिकी बैंकों के बीच एक वित्तीय संकट पैदा हुआ जिससे व्यापार में उद्योग में मंदी आई, ठीक है। देखो धातु बाजार का गिरना, देखो धातु बाजार मतलब वो ये सोना चांदी इनका रेट है, उसमें क्या बहुत ज़्यादा कमी आने लगी। धातु उद्योग जैसे सिल्वर, गोल्ड, सोना, चांदी की कीमतों में गिरावट आई जो औद्योगिक उत्पादन के लिए आवश्यक थे। इससे उत्पादन में कमी आई और व्यापार में गिरावट आई, ठीक है। देखो कि लॉन्ग डिप्रेशन 1873 से लेकर 1879, यह संकट केवल एक वर्ष तक नहीं चला बल्कि 1869 तक 6 वर्षों तक चला। यह आर्थिक संकट बना रहा। इस दौरान उद्योगों की उत्पादन क्षमता कम हुई, रोजगार में कमी आई और वैश्विक व्यापार में मंदी आई। लॉन्ग डिप्रेशन के परिणाम स्वरूप कई बैंक और छोटे व्यवसाय बंद हो गए जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और सामाजिक असंतोष हुआ। देखो फिर हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वित्तीय पूंजी का विकास, ग्रोथ ऑफ फाइनेंस कैपिटल। 1873 के संकट ने वित्तीय पूंजी के विकास की प्रक्रिया को तेज किया। वित्तीय पूंजी का मतलब था बैंक और वित्तीय संस्थाएं जो बड़े पैमाने पर औद्योगिक कंपनियों में निवेश करने लगी और व्यापार के लिए नए मार्ग खोले। इसने औद्योगिकरण को एक नई दिशा में बढ़ाया जहां बड़े पूंजीपति और बैंक उद्योगों के स्वामित्व में शामिल हो गए। देखिए वित्तीय पूंजी के विकास के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। बैंकिंग संस्थाओं का उदय, इस समय बैंकिंग संस्थाएं जैसे औद्योगिक निवेश में अधिक सक्रिय हो गई। उदाहरण के तौर पर जॉन पियरे मॉर्गन और वॉल स्ट्रीट जैसे वित्तीय संस्थानों ने बड़े पैमाने पर पूंजी का निवेश किया। उदाहरण है जॉन पियरे मॉर्गन ने यूरोप और अमेरिका में बड़े कंपनियों में निवेश किया और औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाया। देखो सेकंड है हमारा कि शेयर बाजारों का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ स्टॉक मार्केट्स। इस समय में शेयर बाजार और पब्लिक लिमिटेड कंपनियां ज़्यादा प्रमुख हो गई। अब कंपनियां शेयर बाजार के माध्यम से पूंजी जुटाने लगी जिससे उद्योगों के विस्तार के लिए आवश्यक पूंजी का प्रभाव हुआ। उदाहरण है ब्रिटेन और जर्मनी में शेयर बाजारों का विस्तार हुआ और बड़े औद्योगिक समूहों ने पब्लिक लिमिटेड कंपनियां शुरू की। देखो वित्तीय एकीकरण, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन,
वित्तीय पूंजी के विकास के साथ साथ वित्तीय संस्थाएं और औद्योगिक कंपनियां एक दूसरे के साथ जुड़ी। बड़ी कंपनियां अब केवल अपने लाभ के लिए काम नहीं कर रही थी, बल्कि वित्तीय संस्थाओं के साथ साझेदारी भी कर रही थी, जिससे एक संयुक्त पूंजी प्रवाह स्थापित हुआ। उदाहरण है हमारा जर्मन वित्तीय समूह ने अपनी कंपनियों और बैंकों के बीच सघन संबंध स्थापित किए, जिससे एक मजबूत औद्योगिक अर्थव्यवस्था बनी। बड़े औद्योगिक और वित्तीय समूह का उदय। देखो, बड़ी वित्तीय कंपनियां और औद्योगिक समूह एक दूसरे से जुड़े थे। उदाहरण के तौर पर जर्मन करतेल और ब्रिटिश व्यापारिक समूहों ने मिलकर उत्पादन और वितरण के बड़े नेटवर्क बनाए। अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं। देखो, 1873 का आर्थिक संकट यूरोप और अमेरिका में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो लंबे समय तक आर्थिक मंदी के कारण बना। इस संकट ने वित्तीय पूंजी के विकास में अहम भूमिका निभाई, जहां बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने औद्योगिक विकास में बड़ा योगदान दिया। इसके साथ ही संकट ने बड़े औद्योगिक समूहों और वित्तीय संस्थाओं के बीच एकजुटता बढ़ाई, जिसने औद्योगिकरण की गति को फिर से तेज किया और एक नई आर्थिक संकट को संरचना का निर्माण किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। युद्ध की प्रमुख घटनाओं और इसके वैश्विक प्रभावों का विश्लेषण भी कीजिए। देखिए, जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1948 में, जिसमें फिर हम सभी जानते हैं कि जापान के ऊपर अमेरिका ने बम फेंक दिया था, हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम। ठीक है, तो वही घटना, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सॉरी, जो बम फेंका गया था वो तो दूसरे विश्व युद्ध में फेंका गया था, वो 1939 से लेकर 42 वाले में, वो भी हम पढ़ेंगे। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, उनमें पढ़ेंगे। तो ये हमारे प्रथम विश्व युद्ध का है, ठीक है। तो ये हुआ था हमारा 1914 से लेकर 1918। देखो, प्रथम विश्व युद्ध, युद्ध का पृष्ठभूमि और कारण। सबसे पहले हम इसके कारण देख लेते हैं, पृष्ठभूमि। देखो, 19वीं सदी के उत्तरार्ध से 1914 से राष्ट्रवाद। देखो, उस टाइम पे क्या राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी थी लोगों के अंदर। यूरोपीय देशों में अपनी संस्कृति और शक्ति को बढ़ाने की होड़ थी। साम्राज्यवाद, उपनिवेशों और संसाधनों पर वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा। साम्राज्यवाद, जो वहाँ के शासक थे, लोगों के बीच में अपने साम्राज्य को बढ़ाने को लेकर होड़ मचने लगी थी। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी थी। सैन्यवाद, सैन्य शक्ति और हथियारों की होड़। अब मतलब जो भी शक्तियाँ थी वो चाहती थी कि हम एक दूसरे से ज़्यादा ताकतवर हो, किसके पास ज़्यादा वो होंगे, हथियार होंगे, वही ज़्यादा ताकतवर होगा। गठबंधन तंत्र, अब दो विरोधी गुटों का निर्माण हो गया, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंट। मतलब कि जो पूरी दुनिया थी लगभग वो दो भागों में बट गई थी। ठीक है, बाल्कन संकट, बाल्कन क्षेत्र में अस्थिरता और युद्ध। तो ये सभी हमारे क्या है, कारण है प्रथम विश्व युद्ध के। देखो, युद्ध की तात्कालिक घटना, 28 जून 1914 को सर्बिया के राष्ट्रवादी गैब्रिलो प्रिंस ने ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज आर्चड्यूक फ्रांज फेड्रिनेव की सारेबा में हत्या कर दी। ठीक है, उनकी हत्या कर दी थी, जिसके कारण भी कारण है। इन घटना के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध घोषित कर दिया और फिर गठबंधनों के कारण पूरा यूरोप युद्ध में खिंच गया। युद्ध में सम्मिलित शक्तियां कौन कौन सी थी, अब हम वो देखते हैं। तो देखो, मित्र राष्ट्र दो भागों में बट गई थी। ठीक है, मित्र राष्ट्र और मध्य राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में थे फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। और फिर मध्य शक्तियां में थी, सेंट्रल पावर्स में थे हमारे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया। ठीक है, देखो युद्ध की प्रमुख घटनाएं, मेजर इवेंट्स ऑफ द वॉर। 1914 में जर्मनी का सिलफेन प्लान, जर्मनी के रास्ते फ्रांस पर आक्रमण किया गया, मारने की पहली लड़ाई। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ द मार्ने, जर्मन आक्रमण विफल हो गया। ठीक है, 1915 में फिर आता है हमारा इटली का मित्र राष्ट्रों में शामिल होना। ये कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो उस टाइम पे हुई थी। देखो, गैलीपोली अभियान, ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ असफल प्रयास। 1916 बर्दन की लड़ाई, सबसे लंबी और रक्त रंजित लड़ाइयों में से एक। सोम की लड़ाई, भयंकर जनहानि। 1914 रूस में फरवरी और अक्टूबर क्रांतियाँ, रूस युद्ध से हट गया। अमेरिका का युद्ध में प्रवेश, जर्मनी द्वारा अनियंत्रित पनडुब्बी युद्ध और जिमरमैन
टेलीग्राम के कांड। देखो 1918 मित्र राष्ट्रों का निर्णायक पलटवार, जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया। ठीक है, देखो युद्ध का अंत कैसे हुआ फिर अब वो देखते हैं। तो 11 नवंबर 1918 को आर्मिस्टिस पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, और जर्मनी ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम की घोषणा की। स्थल था केपी एटन फ्रांस में। ठीक है, युद्ध की संधियां हुई थी, अब वो देख लेते हैं। देखो वर्साई की संधि 1919 में वर्साई की संधि हुई। ट्रीटी ऑफ वर्साई बोला जाता है इसे। जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया, भारी क्षतिपूर्ति लगाई गई उस पर। एक तो जर्मनी को ही बताया गया कि जो भी प्रथम विश्व युद्ध है वही जिम्मेदार है, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा लगाया गया उसके ऊपर। ठीक है, उसको बहुत क्षतिपूर्ति लगाई गई। जर्मनी के क्षेत्र और सैन्य शक्ति को सीमित किया गया। लीग ऑफ नेशन, देखो फिर एक ऐसा कोई दोबारे प्रथम विश्व युद्ध जैसा कोई बड़ा युद्ध ना हो सके, सभी देशों के बीच शांति स्थापित हो, इसीलिए एक स्थापना करी गई लीग ऑफ नेशन की स्थापना करी गई विश्व शांति बनाए रखने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव क्या क्या हुए। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देखो महत्वपूर्ण प्रभाव। लगभग 1.85 करोड़ से अधिक सैनिक और नागरिक मारे गए, मतलब कि 1,85,00,000 लोग मारे गए थे। साम्राज्य ध्वस्त हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटमन साम्राज्य, जर्मन साम्राज्य और रूसी साम्राज्य का। ठीक है, नई राजनीतिक विचारधाराओं का उदय हुआ, फांसीवाद और साम्यवाद। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन में हिटलर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मुसोलिनी के बारे में पढ़ेंगे, फांसीवाद, नाथसीवाद के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए गए, अमेरिका एक वैश्विक महाशक्ति बनकर उभरा। ठीक है, ये क्या है, प्रभाव हुए। निष्कर्ष देख लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक थी। इसने न केवल भूगोल और राजनीति को बदला, बल्कि वैश्विक चेतना में स्थायी प्रभाव डाला। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फासिज्म, जिसे फांसीवाद और नाजीवाद मतलब नाजिज्म के बाद समानताएं और अंतर समझाइए। फासिज्म का विकास, पृष्ठभूमि और कारण। देखो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली आर्थिक रूप से कमजोर और राजनीतिक रूप से अस्थिर था। वर्साई समझौते में इटली को वह क्षेत्रीय लाभ नहीं मिले जिनका वादा किया था। इस असंतोष को कटे हुए इतावली के रूप में जाना गया। इसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई और असंतोष की स्थिति ने इटली में सरकार के खिलाफ गहरी नफरत पैदा कर दी। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं सिवाय संघर्ष की। तो फिर उसीलिए वहाँ पर एक नेता का जन्म हुआ, वो वहाँ पर उभरे, उनका नाम था बेनिटो मुसोलिनी, और फासिज्म का जन्म हुआ, फांसीवाद का जन्म हुआ। फासिज्म का नेतृत्व बेनिटो मुसोलिनी ने किया, जिन्होंने 1919 में फासिस्ट पार्टी की स्थापना की। मुसोलिनी ने अपने विचारधारा को विकसित किया, जिसमें तानाशाही नेतृत्व, एकात्मक शासन और राष्ट्रीय एकता को सर्वोपरि माना गया। 1922 में मुसोलिनी ने रोम मार्च के माध्यम से सत्ता की ओर कदम बढ़ाया और प्रधानमंत्री बने। उनका उद्देश्य इटली को एक नवीन रोम साम्राज्य के रूप में पुनर्निर्माण करना था। ठीक है, राज्य से बड़ा कुछ नहीं होता। फांसीवाद के सिद्धांत, देखो फांसीवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दरकिनार किया गया और राज्य के हितों को सर्वोपरि माना। उनका कहना था कि राज्य को होना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यह विचारधारा समाजवाद, साम्यवाद और लोकतंत्र के खिलाफ थी। मुसोलिनी ने सभी विपक्षी दलों को दबाया और तानाशाही शासन स्थापित किया। हमेशा ताकत और आदेश की आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ते हैं हमारा नाजीवाद। ठीक है, जर्मनी। देखो फांसीवाद हुआ था हमारा इटली में, किसने करा था, मुसोलिनी ने। और अब हम पढ़ते हैं नाजीवाद, जो हुआ था हमारा जर्मनी में, और वो किसने करा था, हिटलर ने। देखो पृष्ठभूमि और कारण। जर्मनी भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक गंभीर राजनीतिक और आर्थिक संकट से गुजर रहा था। वर्साई समझौते ने जर्मनी को बड़े नुकसान में डाला, जिससे बेरोजगारी, महंगाई और असंतोष बढ़ा। हमारी हार ही की जिम्मेदारी केवल हम पर नहीं है। देखो अडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी का उदय। अडोल्फ हिटलर ने नाजी पार्टियों की स्थापना की और जर्मन समाज में नस्लीय श्रेष्ठता और राष्ट्रवाद का प्रचार किया। 1933 में हिटलर ने जर्मनी के चांसलर के रूप में सत्ता संभाली
और जल्द ही तानाशाही शासन स्थापित किया। हम एकजुट होकर दुनिया को बदल सकते हैं, किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने। देखो नाजीवाद के सिद्धांत देख लेते हैं हम कि नाजीवाद में नस्लीय श्रेष्ठता पर जोर दिया गया। हिटलर का मानना था कि जर्मन लोग अन्य जातियों से श्रेष्ठ हैं, खासकर यहूदी लोगों के खिलाफ घृणा। नाजीवाद ने जर्मनी को एक सैन्यवादी और विस्तारवादी राज्य में बदल दिया। जर्मन नस्ल की श्रेष्ठता। देखो अब हम दोनों में समानताएं और कुछ अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले समानताएं, दोनों विचारधाराएं तानाशाही शासन की थी, ठीक है। दोनों ही देशों में राष्ट्रीय एकता और गौरव का उद्घोष किया गया, मतलब कि पूरे राष्ट्र को एक होकर लड़ना है। इन आंदोलनों ने अपनी अपनी राष्ट्रीयता को पुनः स्थापित करने का वादा किया। हमारी शक्ति हमारा सम्मान, इनका कहना था, ठीक है। देखो अंतर, फांसीवाद का मुख्य उद्देश्य इटली के पुनर्निर्माण पर था, जबकि नाजीवाद ने जर्मन नस्ल की श्रेष्ठता और यूरोप में साम्राज्यवाद विस्तार की योजना बनाई। देखो अब आता है, फासिज्म का ध्यान मुख्य रूप से राज्य की ताकत पर था, जबकि नाजीवाद में नस्लीय सिद्धांत और यहूदी विरोधी विचारधारा प्रमुख थी। देखो फासिज्म शक्ति की एकता वर्सेस नाजीवाद नस्लीय गौरव और विस्तार। निष्कर्ष देख लेते हैं अब कि फांसीवाद और नाजीवाद दोनों ही विचारधाराओं ने यूरोप के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को गहरे तौर से प्रभावित किया। इन विचारधाराओं के तहत तानाशाही शासन, नस्लीय भेदभाव और राष्ट्रीय एकता की बातें प्रमुख थी। इन आंदोलनों के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी गई। देखो ये हमारा प्रथम विश्व युद्ध कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो होने वाला है हमारा दूसरे विश्व युद्ध। देखो कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए। युद्ध के दौरान नागरिक प्रतिरोध आंदोलन की भूमिका पर प्रकाश डालिए। देखो द्वितीय विश्व युद्ध वही युद्ध है जिसमें अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था, ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी पर, और फिर द्वितीय विश्व युद्ध हमारा समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण, देखो जो वर्साई की संधि हुई थी ना, ट्रीटी ऑफ वर्साई 1919 में, तो हम पता है कि जर्मनी पर भारी कर लगाया था, तो वो बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ थे जर्मनी में, ठीक। जर्मन जनता में गहरा असंतोष था, वो अपमान की भावना सोच रहे थे, उन्होंने बहुत बुरा किया हमारे साथ, ठीक है। आर्थिक मंदी, और 1929 में एक आर्थिक मंदी आई थी, ठीक है, जिससे क्या हुआ था, दुनिया में बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट आ गया था, वैश्विक आर्थिक संकट, बेरोजगारी बढ़ गई थी, गरीबी अपने चरम सीमा पर थी, ठीक है। फांसीवाद और नाजीवाद का उदय जो हमने देखा ही है कि इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ। आक्रामक विस्तारवादी नीति अपनाई गई। जापानी साम्राज्यवाद, 1931 में जापान का मंचूरिया पर आक्रमण हो गया, ठीक है। एशिया में आक्रामक विस्तार हो गया। अब है ना, ये क्या है, जो जापान इटली थे, ये ना अपने जो आसपास के देश थे उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। ये जो मंचूरिया है चाइना का हिस्सा है, और जापान ने फिर चाइना के हिस्से पर कब्जा कर लिया था। मित्र राष्ट्रों की तुष्टीकरण नीति, ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर की आक्रमण नीतियों को अनदेखा किया। 1938 में म्यूनिख समझौते के तहत फिर चेकोस्लोवाकिया को भी हिटलर को दे दिया गया। नाजी सोवियत संधि 1939, जर्मनी और सोवियत संघ के बीच आपसी हमला न करने का समझौता और पोलैंड के बंटवारों की गुप्त योजना बनाई गई। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण हुआ था 1 सितंबर 1939 को। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। इस घटना से द्वितीय विश्व युद्ध का औपचारिक आरंभ हुआ। देखो सहयोगी विजय में नागरिकों का प्रतिरोध, 1940 से 45, फ्रांसीसी प्रतिरोध आंदोलन, फ्रांस के नागरिकों ने नाजी कब्जे के खिलाफ भूमिगत संगठनों का निर्माण किया, जासूसी, तोड़फोड़ और सूचना एकत्रित में सहयोग किया। पोलिश गुप्त सेना, पोलैंड ने नागरिकों ने नाजी अत्याचारों के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध किया, वार्सा विद्रोह इसका प्रमुख उदाहरण रहा। यूगोस्लोवाकिया में टाइदो का प्रतिरोध, यूगोस्लोवाकिया में जोसिप ब्रोज टाइटो के नेतृत्व में भारी गोरिल्ला युद्ध हुआ और नाजियों का भारी नुकसान पहुंचाया गया। नॉर्वे, नीदरलैंड्स और ग्रीस में प्रतिरोध, नागरिकों ने रेलवे संचार लाइनों को तोड़ा और गुप्त सूचनाएं मित्र राष्ट्रों तक पहुंचाई। यहूदी प्रतिरोध, गेटो और कंसंट्रेशन कैंपों में यहूदी ने विद्रोह किया। 1943 में वार्सा गेटो विद्रोह,
ठीक है। निष्कर्ष अब देख लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कई गहरे और जटिल कारणों से शुरू हुआ। यह केवल सेनाओं का युद्ध नहीं था, बल्कि लाखों आम नागरिकों की बहादुरी और बलिदान की कहानी भी थी। उनके प्रतिरोध ने मित्र राष्ट्रों की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों का विश्लेषण कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संगठन के गठन और शीत युद्ध की उत्पत्ति पर चर्चा कीजिए। देखिए, फिर हमारा जब वो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है तो उसके परिणाम, और फिर यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और कोल्ड वॉर शीत युद्ध के बारे में चर्चा कीजिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम और यूएनओ और शीत युद्ध की उत्पत्ति देख लेते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम, 1945 में मानव जीवन और संपत्ति की भारी क्षति हुई कि बहुत सारे लोग मारे गए। लगभग 7 करोड़ लोग मारे गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में, और प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 1.1 करोड़ 85 लाख, उससे बहुत ज़्यादा गुना थे, उसके 4-5 गुना लोग मारे गए थे इसमें। देखो, हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। यूरोप और एशिया का विध्वंस हो गया था। ठीक है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचे पूरी तरह बिखर गए। लाखों लोग शरणार्थी बेघर हो गए। काफ़ी लोग अपने घर से बिछड़ गए थे। नाजी युद्ध अपराधों की निंदा, 1945 से 46 में नूरेमबर्ग ट्रायल में नाजी नेताओं पर मुकदमा चला। मानवता के खिलाफ अपराधों की सजा दी गई। देखो, फिर आता है संयुक्त राष्ट्र संघ कि दोबारे दुनिया में ऐसा कोई बड़ा युद्ध ना हो, तो उसके लिए फिर एक संगठन बनाया गया। जैसे पहले लीग ऑफ नेशन बना था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, अब हमारा बना था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का गठन किया गया 24 अक्टूबर 1945 को। इसका उद्देश्य क्या था कि विश्व में शांति बनाए रखना, ठीक है, युद्ध को रोकना और मानव अधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इसकी देखो प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी है: महासभा, जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सचिवालय, ठीक है। फिर चार्टर द यूनाइटेड नेशंस। 26 जून 1945 को 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए और इसमें शामिल हो गए। फिर आता है हमारा शीत युद्ध की उत्पत्ति, ओरिजिन्स ऑफ द कोल्ड वॉर। 1945 से 1947 तक विचारधारा का संघर्ष। अमेरिका और पूंजीवाद लोकतंत्र, सोवियत संघ साम्यवाद, दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के सिद्धांतों और प्रभाव क्षेत्रों का विरोध करने लगी। याल्टा और पोट्सडम सम्मेलन में मतभेद, यूरोप के पुनर्निर्माण को लेकर गहरे मतभेद, पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव बढ़ाने के कारण तनाव, बर्लिन संकट। 1948 से 1949 में सोवियत संघ ने पश्चिमी बर्लिन को घेरने की कोशिश की। अमेरिकी नेतृत्व में बर्लिन एयरलिफ्ट के माध्यम से सहायता पहुंचाई गई। नाटो और वार्सा संधि। देखो, 1949 में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने नाटो का गठबंधन किया, और 1955 में सोवियत संघ और उसके सहयोगियों ने वार्सा संधि बनाई। निष्कर्ष है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति की पूरी तरह बदल गई। राजनीति पूरी तरह बदल गई। संयुक्त राष्ट्र संगठन ने वैश्विक शांति के लिए एक मंच प्रदान किया। वहीं अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शुरू हुए शीत युद्ध ने विश्व को 2 ध्रुवों में बांट दिया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको बस क्या करना है कि वीडियो को ध्यान से देख लेना, और नीचे आपको पीडीएफ की लिंक मिलेगी, आप पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। मैं आपसे वादा ये तो नहीं करता कि आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, बस आप इसे पढ़ लेंगे तो आपके 70 to 60% मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक की डीप वीडियो चाहिए हो तो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।